restaurant food business is the toughest business you can be in. The level of or the quantity of failure in the business is so high that in my personal belief मेरे पास statistics नहीं है, but मैं आपको ये कह सकता हूँ कि I think 90% of the restaurants fail. और industry glamorous लगती है बाहर से. It is a very glamorous industry from outside, but it is not that glamorous from the inside. शेफ में है. शेफ एक पढ़ा लिखा PhD किया हुआ या मास्टर्स किया हुआ या BA किया हुआ एक इंडिविजुअल है, और जो कुक है वो घर पे सीखा हुआ है. तो अंतर है दोनों. और कुछ इत्तेफाक हुआ कि लोगों ने सोचा कि शायद इस आदमी के पास थोड़ी इल्म है और उस इल्म का वो फायदा उठाए. कोई तमीज़ नहीं है, तुम बेअकल के इंसान बन गए हो कि ये क्या तरीका है तुम्हारा कि एक सिगरेट जली हुई है और तुम दूसरी सिगरेट जला के बैठ. हाँ जी, ये जो अंदाज है जी का, ये उन्हीं का ही है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज का इंटरव्यू हम स्टार्ट करेंगे उनके साथ, जो कि कस्टोडियन है इंडिया की फेवरेट अल्कोहलिक बेवरेज ओल्ड मॉन्क के. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉकी मोहन सर. सो हिज पर्सनालिटी, हिज ऑरा doesn't require any introduction. So cutting that down, we will be starting this conversation. So please enjoy. And I have tried to learn as much as I could from this conversation. Hoping the same from your end. And let's start. Welcome to the show, Rocky Mohan sir. कैसे हैं आप? ये तो बहुत ही आपने अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ लिया. सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं कि कैसे हैं आप जी. मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी दुआ से ऑल इज वेल. एंजॉयिंग द डेली विंटर which comes for a very few days. बहुत दिनों के बाद आता है और बहुत कम दिनों के लिए आता है. आपका फेवरेट सीजन है? जी बिल्कुल. मैं पहाड़ों में रहने का बहुत शौकीन हूँ. तो मुझे जब यहाँ शहरों में थोड़ी ठंड पड़ती है तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है. दिल्ली की इतनी जो विंटर है और उसमें मुझे आपका साथ आज मिल रहा है, तो मेरे लिए इस मौसम से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. सही बात. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन फॉर द शो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस सर. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी. Pleasure is all mine, sir. To start with the conversation, sir, everybody knows कि अगर हम खाने पीने की बात करें तो your name is synonymous. So अगर आपके पुराने दिन को रिवाइंड करें तो चाइल्डहुड कैसा था आपका? क्योंकि वही दिन ऐसे होते हैं, स्कूलिंग डेज या फिर कॉलेज डेज, जिसमें आगे की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका एक इंक्लिनेशन सेट होता है कि हमें ये करियर का ऑप्शन को चूज करना है. तो आपके केस में ये कैसे मुनासिब हुआ कि आपने इस तरफ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख करा? मेरा जन्म हुआ था अमृतसर में. मेरी माँ अमृतसर से है और मेरे फादर रावलपिंडी से हैं. तो जब पार्टीशन हुआ तो मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरी मदर सब माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए. और हिंदुस्तान आने पे अब आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि पंजाबी हाउस होल्ड, एक रावलपिंडी, एक अमृतसर, तो खाने का चस्का तो बहुत ही होता है उन घरों में. तो मेरा ख्याल है टू लार्ज एक्सटेंट जब पार्टीशन हुई और हम हिंदुस्तान आए तो हम सीधा गए सोलन. अब आप भी सोचेंगे कि मैं सोलन करने क्या चला गया वहाँ पर. तो इत्तेफाक से शायद आपको ना पता हो कि मेरे दादाजी ने एक कंपनी थी उस जमाने में जिसका नाम था डायर मीकन, और डायर मीकन बनी मोहन मीकन, और मोहन मीकन ने बनाई ओल्ड मॉन्क. तो कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं सोलन चला गया और सोलन से फिर मेरे जो फादर थे वो लखनऊ चले गए. जी. तो अब अंदाज़ा ये लगाएं कि मेरे ऊपर खाने का इन्फ्लुएंस कहाँ से आया. वो रावलपिंडी से, अमृतसर से और फिर लखनऊ से. सो आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट इज द बैकग्राउंड टू माई पैशन फॉर फूड. बट फूड हैज नेवर बीन completely my business. मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मैं F&B इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ.
मेरा ख्याल उनमें से हूँ जो इंडस्ट्री के बाहर रह के इंडस्ट्री से बहुत एसोसिएटेड हूँ, बिकॉज मैं इंडस्ट्री का बेनिफिट कंज्यूम करता हूँ. I eat at the best restaurants, I stay in the best hotels, I try and get the best service out of people. और कुछ इत्तेफाक हुआ कि लोगों ने सोचा कि शायद इस आदमी के पास थोड़ी इल्म है और उस इल्म का वो फायदा उठाए, तो इंडस्ट्री में जान पहचान बढ़ गई, लोगों को जानना शुरू हो गए. अब मैं आपको सही बात बोलूँ, इस इंडस्ट्री में, F&B इंडस्ट्री में मेरी सारी जिंदगी बीत गई है. और ये कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता, बट इत्तेफाकन हो गया. और इत्तेफाकन हो गया, इसको बेसिकली डेवलप करने में बहुत समय लग गया. आज लोग कुछ कदर करते हैं इस बात की, तो बहुत अच्छी बात है. मैंने कुछ खाने पर किताबें लिखी, मैंने कुछ टेलीविजन सीरीज की, और आज भी खाने के साथ एसोसिएटेड हूँ वन वे और द अदर. जी, तो ये है कुछ जर्नी. ये खाने की जर्नी भी है, शराब की जर्नी भी है, कमाई का जरिया भी है, और पैसे खर्चने का जरिया भी है. बड़ी खूबसूरती से आपने अपनी जो लाइफ की एक 360 टर्न जो मुझे दिया है आपने, दैट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी. सो इसी को आगे लेके जाके सर बात करते हैं कि अगर जैसे आपका जो इंक्लिनेशन खाने की तरफ हुआ, तो जब आपने उसको सीरियसली, आपको कब रियलाइज हुआ कि इसके बारे में किताब लिखी जा सकती है या फिर एक नीड है? 1997 में मेरे ख्याल आपकी पहली बुक आई थी. जी बिल्कुल सही है, और वो आई थी 25 साल के रिसर्च के बाद. जी. अब मेरा बिजनेस ऐसा था जो हिंदुस्तान के हर कोने में मुझे ट्रैवल करने को मिलता था. तो हमारे दफ्तर मेरे ख्याल है कुछ 23-35 जगह पे थे उस जमाने में. आजकल उतने दफ्तर होने ज़रूरी नहीं है, बट उस ज़माने में क्योंकि लॉज ऐसे थे कि आपको करना पड़ता था, तो हर शहर में जब जाना तो वहाँ पर जो लोकल हमारे जो होस्ट होते थे वो इनवेरिएबली कोई ना कोई अजूबी चीज़ घर पे बनाते थे. अच्छा, उस ज़माने में कुछ ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं होते थे, गिने चुने 1 या 2 रेस्टोरेंट होते थे हर एक शहर में. तो लोगों की ज़्यादा इंक्लिनेशन ये होती थी कि वो घर पे खाना पकाए. अब जब वो घर पे खाना पकाए और मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे, तो मैं इनवेरिएबली अपने होस्ट या होस्टेस से रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कागज़ पेंसिल दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा लिख लूँ इस पे कि आपने क्या बनाया है. पीपल वर काइंड. उन्होंने अपने घर के खाने के बारे में मुझसे शेयर किया, और वो फर्रे कागज़ के लेके मैं जेब के अंदर घर वापस लौटता और कहीं ना कहीं उनको दर्ज कर देता. वो दर्ज करने, फिर उनको एक्सपेरिमेंट करना, उनको पकाना एक रुझान बन गया, एक आदत सी बन गई. हफ्ते में 3-4 बारी खाना वैसे पका लेना. तो मुझे समझ आनी शुरू होगी कि खाने में चीज़ क्या है, ये खेल क्या है, ये होता क्या है, जादू क्या है. हाँ. और इसमें लोगों को खिलाने का जो मज़ा है, उसका कोई पैरेलल नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं. आपके चेहरे पे खुशी आ जाए अगर मैं एक नवाला आपको खिला दूं, तो उससे बड़ा कोई प्लेजर नहीं है लाइफ में. तो वो प्लेजर सीख करता रहा अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के लिए पकाना. पर वो उनको गिनी पिग जरूर बनाया था. तो जब चीज खराब बनती थी तो वही खाते थे. बट ऑनेस्टली दैट इज हाउ the passion for food came to be. And that particular document that I wrote, the first book of mine, was written on the basis of that compilation of travel across India. मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ ऑथेंटिक है, बट उसमें से बहुत खाने ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो बहुत कम घरों में आपको मिलेंगे, बट बहुत कमाल है. और 1997 से आज 2023 हो गई है. वो एक ऐसी किताब है जो हमारे पब्लिशर हर साल पर साल रिपब्लिश करते रहते हैं. तो आई थिंक मेरे अंदाजे में ये मेरा ख्याल है सबसे लॉन्गेस्ट पब्लिश्ड कुक बुक होगी, अगर मैं खुद भी कहूँ. क्योंकि ये जो खाना होता है हर एक की जिंदगी का पार्ट है, उसके बावजूद आपने वो जो घर घर की रेसिपीज को डॉक्यूमेंट करके घरों तक पहुंचाई है, जो साल दर साल उसकी पब्लिकेशन होती है, वो इतनी फेमिलियर है कि सब उससे जुड़े हुए हैं. जी. आपके जो अर्ली डेज थे उसमें आपका यूके जाना हुआ? वो एक मैं ज़्यादातर स्कूल मेरा
कसौली में था, मैं सनावर में पढ़ता था, लॉरेंस स्कूल सनावर में, बोर्डिंग स्कूल था। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा यह था कि मेरे दादाजी सोलन में रहते थे और मैं कसौली में होता था, तो दादाजी से मिलने का इत्तेफाक बहुत ज़्यादा होता था। फादर क्योंकि लखनऊ रहते थे, उस ज़माने में ट्रैवल करना आसान नहीं होता था। तो जब मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में, तो फिर मैं यूके गया पढ़ने के लिए और यूके में 2 साल रहा। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे सर? वहाँ पर मैं सिंपल मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट और कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं कोई फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट नहीं था। मेरे बेटे बहुत फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट हैं दोनों, बट इत्तेफाक से मैं पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, तेज था, फर्स्ट डिविजनल था, पर क्लास को टॉप करने वाला नहीं था, काम चलाऊ था। बट मुझे दुनिया की चीज़ों को ऑब्जॉर्व करना, समझना, उनके बारे में पढ़ना, उसका बहुत शौक था, उसने बहुत काम दिया मेरा। तो मैं यूके गया। तो जब यूके में था मैं, वहाँ पर एक्चुअली खाने की जो समझ है वो वहाँ से आई, क्योंकि वही स्टोरी जानने के लिए तो हमारे एक दोस्त होते थे, वो उस समय फूड एंड बेवरेज में अपना काम करते थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, एक होटेलियर हैं दिल्ली के, जो वहाँ पर होते थे। तो हर फ्राइडे को वो मेरे घर आते जी, और हम फ्राइडे को खाना पकाते और फिर पूरे हफ्ते के लिए उसको हम फ्रीज करके रख देते थे। तो हफ्ते में एक बार माँ से बात होती थी, और जब बात होती थी तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जी ये राजमा कैसे बनते हैं, कढ़ी कैसे बनती है, मीट वाले चावल उससे पहले कभी घर में खाना बनाया? जी बिल्कुल, लखनऊ में बनाता था जी, बट वो छोटा मोटा, क्योंकि मैं 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया। ओके। तो कुछ इनिशियली मौका नहीं मिला कुछ खाना, बट जरूर अपनी कड़छी कभी कभी घुमा लेता था, बट अंडर सुपरविजन ऑफ माय मदर एंड फादर, बट दैट इज एग्जैक्टली वेयर इट स्टार्टेड। So UK is the basis where I actually got an opportunity to understand what I was doing. Okay. खाने में क्या नज़ाकत है, उसमें क्या समझ है, वो मसाला कैसे रिएक्ट करता है, क्यों करता है। अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे उस टाइम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउथ हॉल में, वेम्बली में आपको इंडियन कम्युनिटी इतनी थी कि आपको बहुत आराम से सब देसी चीज़ मिल जाती थी। अच्छा। ना कोई इतनी दिक्कत का काम नहीं था, जैसे आज भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी होगी और अगर थोड़े से घर होंगे, वहाँ पर कोई ना कोई आपको छोटी सी दुकान मिल जाएगी जहाँ पर आपको देसी मसाले और देसी खाना मिल जाएगा। तो मोस्टली वहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ क्या कुक करके रखते थे? तो सर डिपेंड करता था कि इस हफ्ते कितनी बार आपने घर पे खाना है, क्योंकि खाना तो घर पे खाना था जी। क्योंकि पैसे नहीं होते थे बाहर खाने के लिए। तो वो अपने जो फ्लैट है, सिंगल बेडरूम फ्लैट है, उसमें खाना पकाना है और पका के उसको पूरा हफ्ता रखना है। तो फ्रीज़र चाहिए होता था। तो दाल बना ली, चावल बना लिए, गोभी बना ली, आलू बनाना, मीट बनाना, चिकन बनाना, ये सब चीज़ों को थोड़ा 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 बना के फ्रीज़र। कैसा बनता था? अब आज मैं बोलूं ठीक बनता था, खाने लायक बनता था, पेट भर जाता। और खुशी इस बात की होती थी तो खुद बनाया है। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। तो वापस आने के बाद प्रोफेशनली आपका एसोसिएशन अपने फैमिली बिजनेस में? जी बिल्कुल। Immediately when I came back, I got absorbed in the family business, and till my retirement, I was involved with family business. Actually, I'm still involved in family business one way or the other. But जी बिल्कुल, सारी जिंदगी शराब बेची है और हमने अपनी पहचान भी वहीं से पाई। ओल्ड बॉन्ग कितना बड़ा नाम है जी कि उससे जुड़ने से जो पहचान मिलती है वो लाजवाब है। पर क्या बात है, बस थोड़ी बहुत खाने की पहचान लोग करते हैं और आजकल ये रील ने काफी तमाशा किया। आप तो सर इंटरनेट के ऊपर जब से आपका हंजी पॉपुलर हुआ है, वो जो तकिया कलाम कराया ना आपने, हंजी, और मजा आ गया। मेरे को लगता है आपको पेटेंट करा देना चाहिए उसको। सब पेटेंट हो ही जाएगा बोलने के लहजे से। यूज इज द बेस्ट फॉर्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। खाने पीने को लेकर के जो इतनी बातें होती है, रिसर्च होती है, इंटरनेट पे इतना कुछ अब अवेलेबल है। उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं होता था
तो आपको रिसर्च करना, एक तो आपने ये बताया कि जिनके घर भी आप जाते थे जो होस्ट करते थे, एक तो फॉर्मेट वो हो गया कि आपने वहां से ले ली रेसिपी। आप नए चेंजिंग ट्रेंड्स को अडेप्ट करते, उसके साथ अपडेटेड कैसे रहते थे? जब मैं आपको बताऊं ऋषभ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं फूड की अडेप्टेशन से ज्यादा सहमत नहीं। ओके, मैं मानता हूं कि एक ऑथेंटिक नहीं वर्ड यूज करूंगा, मैं ट्रेडिशनल वर्ड यूज करूंगा। तो जो ट्रेडिशनल खाना है वो ट्रेडिशन क्यों बना, हम उसको समझें। जी सर। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज है कि वो ट्रेडिशन बन गई है। अब मैं आज आपसे ये कहूं कि आज जो मॉलिक्यूलर कुजीन है, मैं ये नहीं कहता खराब है, या मैं कहता हूं ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लेटिंग है ये खराब है, नहीं है, ये सब बढ़िया है। बट क्या ये 50 साल के बाद रहेगी? नहीं रहेगी। बट आपका मटर पनीर रहेगा, आपकी दाल मखनी रहेगी। वो एक ऐसी ट्रेडिशन है जो चेंज नहीं हो सकती। वो इसलिए चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हम पले बड़े हुए उसमें। और ये मैंने जिंदगी, ये अगर आप देखें ट्रेडिशनल डिशेस जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टैटिक रहती हैं, चेंज नहीं होती। अब आपके घरों में देखिए, आपकी जो ट्रेडिशन है वो चेंज नहीं होती। आप मॉडर्न अडेप्टेशन जरूर कर देते हैं, जैसे फैशन है, आपने अपना फैशन 6 महीने साल के लिए किया, उसके बाद कहीं वापस चले गए आप पे। और अगर आप देखिए फैशन एक फुल सर्कल में घूमता रहता है, राइट, क्योंकि वो चेंजिंग ट्रेंड है। आज के दिन जो मॉडर्न इंडियन फूड है या मॉडर्न इंडियन कुजीन जो बन रही है, बहुत बढ़िया बन रही है। नई चीजें मिक्स की जा रही हैं, नए तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। पर क्या वो रहेगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो ना पहले रहा है ना अब रहेगा वो। और इंटरनेट में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक दिखती है कि बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ प्रेजेंटेशन, जो आप पढ़ते हैं इंटरनेट पे या देखते हैं, वो चीजें सही नहीं भी हो तो आपको नहीं पता। वजह उसकी यह है कि कोई उसको ऑथेंटिकेट करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। तो आप किसकी बात सुनेंगे? एक बड़े शेफ हैं या कोई जान पहचान के शेफ हैं, उन्होंने कोई चीज पोस्ट कर दी तो आप ब्लाइंड फोल्डेड वो बनाते हैं। उनकी डिश यहाँ पड़ी है, आप घर पे ये वाली बनाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप सोचते हैं हुआ क्या है, इसकी फोटो इतनी अच्छी और मेरा खाना इतना खराब। तो क्या हुआ? कहीं पर कम्युनिकेशन में गैप हुआ। तो मैं ये ऑलवेज बिलीव करता हूं कि अगर आपने कभी भी इंटरनेट से या यूट्यूब से आपको इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए। आपके पास टूल्स हैं, जो आपको दिखे उसको उठा के बना मत लीजिए, क्योंकि आप पैसे बर्बाद करेंगे अपने। कई शेफ हैं, यस करेक्ट, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, पर कई तो ऐसे हैं कि जो अपना इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बना रहे हैं, नॉन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बना रहे हैं। यहीं पर मैं आपसे अगर एक सवाल करूं इसी कॉन्टेक्स्ट में कि आज शेफ कौन है? क्योंकि आज अगर ये तो एक फ्री वर्ल्ड है, आज कहीं भी एक कैमरा लेकर के अगर मैं आलू भी उबाल रहा हूं तो आई एम अ शेफ, जो एक जनरल ट्रेंड है, जो फैशन है। सो शेफ कौन है आज की डेट? डिस्टॉर्ट हो गया मीनिंग ऑफ शेफ। शेफ की मीनिंग वेरी बेसिकली इज नॉट कुक। अंतर कुक और शेफ में है। शेफ एक पढ़ा लिखा, पीएचडी किया हुआ या मास्टर्स किया हुआ या बीए किया हुआ एक इंडिविजुअल है, और जो कुक है वो घर पे सीखा हुआ है। तो अंतर है दोनों में। शेफ को ये पता है कि एक पूरा कार्कस है, आपने एक बकरा खरीदा, वो शेफ आपको ये बताएगा कि बकरे के हर हिस्से से वो क्या बना सकता है, राइट। कुक आपको नहीं बता पाएगा। कुक आपको कहेगा भैया मुझे सीने का गोश्त चाहिए, उससे ये बना दूंगा मैं। तो एक शेफ के अंदर एक एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि नॉन एजुकेटेड पीपल आर नॉट शेफ्स, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कई ऐसे कुक हैं जिनके पास बहुत हुनर है, वो शेफ मुकाबिल है, वो पहुंच सकते हैं। पर मेरे अंदाजे में जो फर्क है दोनों में वो ये है कि एक पढ़ा हुआ है इस साइंस में और एक सेल्फ टॉट है।
हुनर की बात नहीं कर रहा, दोनों में बहुत ऊंचा हुनर हो सकता है। हमारी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वो शेफ है या कुक है, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे अंदाजे में वो कुक है, वो शेफ नहीं है, क्योंकि सेल्फ टॉट है, उनको इल्म है, बट उनको मे बी वो साइंस नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर आपको साइंस पता तो आप शेफ हैं। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों में। So I think that probably answers your question. Right. Okay, this is the chef and this is what I think is a cook. Because इस जमाने में ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज आई फील इज एड्यूटेनमेंट। तो अगर आप इस सवाल का ऑथेंटिकेशन करते तो मुझे लगता है ये सही मायनों में लोगों तक पहुंचती कि कुक कौन होता है और शेफ कौन होता है, सो दैट पीपल हैव द माइंडसेट किसको किस तरीके से देखें और एब्जॉर्ब करें। जी, तो थैंक यू वेरी मच सर। no, the pleasure, sir. This is my personal contribution. I could be totally wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, कई शेफ डिसएग्री करेंगे मेरे साथ कि जो आपने कहा है वो गलत है, बट मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया कि ये प्रॉबली सही है। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट। इतने बड़े लाइफ स्पैन में द सेलिब्रेटेड लाइफस्टाइल दैट यू हैव कैरिड फॉर सो लॉन्ग, तो इसमें वो एनेक्डोट्स कौन से हैं जिनके आपको लगा, आपके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स जो आप चाहें कि हमें भी मालूम पड़े, और वो क्या थे जिनको आपको ये लगा सीमेंटेड दैट फैसिनेशन दैट बूस्टेड अप द कॉन्फिडेंस कि हाँ यू आर एट द राइट पाथ। मैं आपको बताऊं, कभी गुरूर नहीं हुआ किसी बात का। जी, रास्ते पे चले, अपनी डेडिकेशन से चले, अपनी समझ से चले, फेलियर बहुत देखे, सक्सेस भी बहुत देखे, तो एक बैलेंस है लाइफ का। अब कोई ये नहीं मुझे लगा कि ये मैंने किया तो ये हो गया, नहीं, ये एक मेरा प्रोसेस है। तो जैसे हम चलते हैं एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक, वो इट्स इन योर स्ट्राइड ऐसे। तो मैंने कोई जुगाड़ नहीं तैयार किया था कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चीज कहीं से कहीं पहुंच जाती है, अनएक्सपेक्टेड कंप्लीटली, और कोई और चीज ऐसी होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, वो चलती नहीं है। तो मैं बेसिकली आई एम ओपन टू आइदर वन ऑफ देम, और दोनों में जर्नी बहुत कमाल की है। आई मीन सक्सेस की जर्नी इज इक्वली गुड, फेलियर की जर्नी भी इतनी अच्छी है, क्योंकि फेलियर से आप सीखते बहुत हैं, जैसे सक्सेस से आप कोई लर्निंग आपकी, बिकॉज सक्सेस और फेम आपकी दुनिया देखती है, लेकिन एक डार्क साइड होती है हर इंसान के जिंदगी में, उससे आपकी लर्निंग क्या रही? कोई एक छोटा, मैं आपको बताऊं सर, मैंने फॉर एग्जांपल आपने बात करी, तो मैं सिगरेट पीता था। लत है सिगरेट, इट्स बैड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड। तो बहुत साल सिगरेट पिया, और एक दिन इत्तेफाक से मैं एक रेस्टोरेंट में टेस्टिंग कर रहा था खाने की, और वहाँ पर मैंने एक सिगरेट जलाई, उसको एस्ट्रे में रख दी, और जब नेक्स्ट कोर्स आया उसको खाया और एक नई सिगरेट जला दी। जब एक नई सिगरेट जलाई तो जब नीचे उसको मैं उसकी ऐश उतारने के लिए मैंने एस्ट्रे पे देखा, तो मैंने देखा पुरानी सिगरेट वहीं पड़ी हुई है। मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा, भैया तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, तुम बेअकल के इंसान बन गए हो कि ये क्या तरीका है तुम्हारा कि एक सिगरेट जली हुई है और तुम दूसरी सिगरेट जला के बैठ गए हो। आप बिलीव करोगे ऋषभ, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, वो गुस्सा चढ़ता नहीं है। मैंने दोनों सिगरेट उठाई, अपना पैकेट उठाया, अपना लाइटर उठाया, रेस्टोरेंट के बाहर गया, एक डस्टबिन पड़ी थी उसके अंदर फेंक दिया, और फेंका। और वो दिन और ये दिन है, आज इस बात को 30 साल हो गए, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो ये एक दृढ़ निश्चय था कि ये काम गलत है, ये नहीं करना, क्योंकि ये अब ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां पर मैं इनवॉलंटरली कर रहा हूं, ये मैं सोच के नहीं कर रहा। तो ये एक लर्निंग है, और ये लर्निंग मेरी एक स्ट्रेंथ भी है। और इसमें मैं सिगरेट जब पीता था शर्मिंदा बहुत था, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं बैठ सकते थे, मेरी बीवी मेरे पास नहीं बैठती थी, सब कमरा छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उनको सिगरेट पसंद नहीं थी, पर मुझे वो मना नहीं कर सकते थे। तो ये एक बड़ा मेजर एरिया ऑफ लाइफ है जिसको मैं समझता हूँ क्या है ओवरकेम। सिमिलरली मैं काफ़ी साल हो गए मैं अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीता, ना वाइन पीता, ना विस्की पीता हूँ, ना चिन पीता हूँ, ना रम पीता हूँ। एक ज़माने का सुरूर आता था पी के,
अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो सुरूर खत्म हो गया। अब जब पीता हूं तो मजा नहीं आता, तो जब मजा आना बंद हो गया तो उसको छोड़ दिया। तो किसी चीज की लत ना लगाना, किसी चीज की आदत ना लगाना, ये एक मेरे लिए बहुत जरूरी काम है। एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि मेरे में इतनी शक्ति है अपने अंदर कि मैं जो ना करना चाहूँ वो बहुत आसानी से मैं अचीव कर लेता हूँ। इट इज और डार्क साइड की बात है, डार्क साइड मेरी टचवुड जिंदगी के अंदर नहीं है कोई। भगवान I have no demons. I have no demons. God has been kind. I mean, life has been kind. कहीं हमने ये सुना था कि लाइफ के एक फेज में आपके राजनेताओं से, अभिनेताओं से आवागमन होता है और मेहमान नवाजी होती है। तो जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस रहा आप पर? So I'll be very honest with you. इसके अंदर मेरे से ज्यादा मेरे वालिद, मेरे पिता का जी बहुत दखल था। वो लखनऊ के अंदर पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे। लखनऊ में वो पहले वहाँ लोकल डिप्टी मेयर बन गए शहर के, फिर मेयर बन गए, फिर उसके बाद एमएलसी बन गए, एमएलसी के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो उनका एक पॉलिटिकल लगाव था, उनको बहुत शौक था। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ उनकी बहुत छोटी उम्र में हो गई। वो 48 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई। तो जो पॉलिटिकल स्केल वो अचीव कर सकते हैं वो नहीं किया उन्होंने। बट हमारे घर के अंदर पॉलिटिशियन, एक्टर्स, पीपल, सेलिब्रिटीज पर अ वेरी कॉमन फेज। इट वाज़न्ट समथिंग कि भाई कोई अजीबो गरीब चीज़ हो रही है और हमें कुछ खास कुछ करना है। सो बहुत ही एक पर्सनल लगाव की सिचुएशन थी जिसके अंदर कोई अजीबो गरीब काम नहीं हो रहा था। हम बहुत नेचुरल फील करते थे बचपन से ही। पर वो अब लगाव अब इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत तब्दील हो गए हैं, हम भी चेंज हो गए हैं। वो बातें और थी, आज की बातें और हैं। तो ऐसे ही है। फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग थे वो हमारी उम्र के बहुत हम उम्र हो गए, तो उनकी भी फेम और वो बात नहीं रही। अब यंगर जनरेशन का ज़माना है। सो आई थिंक एसोसिएशन बहुत थी पर अब उतनी नहीं। आपने पहली बार किसको अपने घर में एज अ पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी देखा था? थोड़े जैसे मैं मेरा ख्याल है 10-11 साल का था जब जवाहरलाल नेहरू हमारे सोलन के घर पे आए थे जी। उनको सबसे पहली बार मिला था मैं। और मुझे अभी तक उनके साथ एक फोटो है मेरी जिसमें जो हार मैंने उनको पहनाना था उन्होंने वो हार मुझे पहना दिया था। तो वो मुझे बहुत विविडली याद है जी। सड़क पे हम लोग खड़े थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी और वो शिमला जा रहे थे। तो रास्ते में सोलन पे रुके, वो शिमला जा रहे थे। तो मैं मेरा ख्याल 10-11 साल का था, मुझे अभी तक याद है वो बहुत विविडली। बाकी जहाँ तक यूपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका आना जाना घर पे बहुत लगा रहता था। वो शिव गुप्ता जी हो, बहुगुणा जी हो, फादर के साथ बहुत उनका लगाव था। एंड उनसे मिलना तो बहुत ही कॉमन प्लेस था। बट हमें पता नहीं था ये हैं कौन, वो बाद में फिर जी। पता लगता है कौन है। क्योंकि आपका जो फैमिली बिजनेस है, वो जो लेगेसी इतने टाइम की है, वो आपने कैरी ऑन करी। तो जैसे अभी आपने अपनी बातों में बताया कि लखनऊ के पॉलिटिकल करियर में आपके फादर जो है वो एसोसिएटेड थे, तो कभी आपके मन में आए कि आप भी पॉलिटिक्स में जी कभी जाएं? Joining politics, नहीं सर, आई एम नॉट कट आउट फॉर इट, आई एम मेंटली नॉट कट आउट फॉर इट। इसके लिए एक अलग किस्म का माइंडसेट चाहिए होता है। ओके। और वो माइंडसेट शायद मेरे पास नहीं है। हर आदमी एयरलाइन का पायलट नहीं बन सकता, हर आदमी रेलवे का चीफ नहीं बन सकता, हर आदमी एक शिप नहीं चला सकता। सिमिलरली हर आदमी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। एक माइंडसेट चाहिए उसके लिए। पॉलिटिक्स में वो माइंडसेट है नहीं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो अगर कोई बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करे तो बड़ी सिलेक्टेड और पेक्यूलियर चॉइसेस हैं आपकी, और आपके जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द हैं, वो भी आप सिलेक्टेड लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं। और जो आपके मित्र हैं जो इंडस्ट्री में है, जैसे आपने इंडस्ट्री को एसोसिएटेड हैं आप उनसे, और आपने इतना लगाव करके रखा है,
तो आपके जो दोस्त हैं वो इसी इंडस्ट्री के हैं, तो आप जैसे कोई आप जिनसे मिलते हैं उनमें आप क्या देखते हैं, क्या मतलब क्या बात होती है आप लोगों की? सर एक तो industry से? आज से कोई 25 साल पहले हमने एक एसोसिएशन बनाई थी फॉर द लिकर कंपनीज। वो एसोसिएशन आज तक चलती है। अब तो मैं उसमें एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट वेरी वेरी साउंड वेल बेस्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन वाज क्रिएटेड which is called the CIABC, a Confederation of Indian Alcohol Beverage Companies. उसमें काफ़ी हम लोगों की मीटिंग्स होती थी, वार्तालाप होती थी, एक दूसरे से बात करते थे। बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर एक्साइज एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर कोई ना कोई पेचोखाम लगे रहते हैं। हर एक स्टेट का अपना कोई तरीका है, अपना कोई रास्ता है, अपना कोई, तो एक को बॉडी चाहिए होती है बात करने के लिए। बिल्कुल। तो उन लोगों से बात करने में हमें इल्म ये मिलता है कि हर एक आदमी की अपनी क्या मुश्किलात हैं और उनको हल करने का क्या तरीका है। तो बेसिकली वो एक मेजर मीटिंग पॉइंट रहता है। जहां तक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का सवाल है, वहां पर अजीब बात यह है कि मैं आई रिप्रेजेंट द कंज्यूमिंग एंड ऑफ द इंडस्ट्री, आई एम नॉट द इंडस्ट्री। तो मैं इंडस्ट्री के अंदर नहीं हूं, मैं इंडस्ट्री के बाहर हूं, और मैं इंडस्ट्री को जो ऑफर करती है उसको कंज्यूम करता हूँ। तो अगर होटल की कोई सर्विस है तो वो पैसे के साथ कंज्यूम करता हूँ, और कंज्यूम करके उसमें से जो सीखता हूँ वो वापस मैं इंडस्ट्री को दे देता हूँ कि जी ये मुझे सही लगा, ये गलत लगा, ये बहुत अच्छा है, इसको आप ऐसे तब्दील कर लें, इसको आप ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें। अब क्योंकि मेरा तजुर्बा इतना लंबा है, लोग इस बात को समझते हैं कि ये कुछ कह रहा है जिसको सुनना चाहिए। तो मैं एक इंडस्ट्री का अंदरून हिस्सा नहीं हूं, मैं एक इंडस्ट्री का कंज्यूमर और बहुत वाइड वैरायटी का कंज्यूमर, वेदर इट बी फ्रॉम न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस टू इंडिया टू बॉम्बे, आई एम अ कंज्यूमर। एंड एक कंज्यूमर की हैसियत से जो इंडस्ट्री को समझता है, आई थिंक आई ब्रिंग अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर genre. Not many people have this ability to do that. I completely agree with you at this point, sir. So, apart from food and beverage, what keeps you busy and excited in your day-to-day activities? So we launched some 8-9 years ago an app called the Gourmet Passport, which was very successful. We subsequently merged that with the Times group, and then through the Times group we sold it to Swiggy. So that was one journey that was fantastic. Then during the COVID I launched another food app called Chef Pin, which is consolidating home chefs in Delhi, NCR, Bombay and Bangalore for the time being. ये basically अगर आप ऐप के ऊपर आप जाएं तो आप घर का खाना अपने घर मंगवा सकते हैं, मतलब ऑल होम शेफ्स कुकिंग। किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं है, कहीं बाहर का खाना नहीं है, जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन वो खाना बनेगा और आपको अगले दिन डिलीवर होगा। तो उसमें एक गैप 24 घंटे का है, बट मैं ये समझता हूँ कि वो खाना रेस्टोरेंट के खाने से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और आपको वहाँ पर इन डेप्थ रीजनल कुजीन मिल सकती है। आप किसी बेंगलोरियन का खाना खाएं या बंगाली का खाना खाएं तो उनके घर का खाना मिलता है आपको, जिसमें मैं ये बिलीव करता हूँ कि तासीर बहुत बढ़िया है। तो दैट इज द न्यू बिजनेस दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन ग्रोइंग शेफ पिन। जब आपने गोरमे पासपोर्ट और शेफ पिन की जो एक थॉट आता है पहले दिमाग में, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है किसी भी आइडिया का, जब आप वो आइडिया किसी वेंडर को या जिनसे आप वो एसोसिएट करना चाहते हैं, तो चैलेंज क्या आते हैं अपना माइंडसेट उनसे अलाइन करने में? सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो लिमिटेशंस है उनको समझना। जी, आप कुछ भी चाह सकते हो, आप ये चाह सकते हो कि जो गाड़ी मैं बना रहा हूँ उसमें विंग्स भी हो, उसमें जेट इंजन भी हो, वो उड़ भी सके, पर कोई है बनाने वाला कि नहीं। तो जब हम होम शेफ से बात करते हैं तो उनकी जो लिमिटेशंस है, कि वो लेडी कहती है कि जी मैं तो 12 बजे के बाद ही खाना बना सकती हूँ, क्योंकि सवेरे मियाँ जी को घर भेजा, माँ बाप को देखा, जो उनके हाउस होल्ड
उसके बाद वो खाना बनाती है और कहती है मैं शाम को 5 बजे तक बना सकती हूँ, उसके बाद नहीं। तो आपको अपना जो ऐप है उसको मॉड्यूलेट करना, उसमें टाइमिंग क्रिएट करना, उसमें ईज ऑफ वर्क करना। भैया आज लेडी इस हफ्ते ये खाना बनाना चाहती है, अगले हफ्ते कुछ और, तो अपना मेन्यू चेंज करना। वो सारी चीज़ें उनकी बातों से अंडरस्टैंड करके। तो बहुत ऑफन वी हैव काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्फ्रेंसेस विद होम शेफ्स इन वेरियस प्लेसेस, जब हम उनकी लिमिटेशन समझते हैं, उनकी एक्सेलेंस समझते हैं, उनकी लिमिटेशन समझते हैं, और दोनों को मर्ज करके वी ट्राई एंड क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कहता कि जो बना है वो बहुत ही उम्दा बन गया है, मैं ये कहता हूँ कि सर्व्स द पर्पस एज इट इज टुडे। इट्स अ वेरी वायबल प्रोपोजिशन। आप अगर वो ऐप खोलें तो अगर आपको आज के दिन दाल पकवान खाना है तो आपको नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में दाल पकवान नहीं मिलेगा जी, पर 2-3 शेफ ऐसे होंगे दिल्ली में जो आपको दाल पकवान दे सकते हैं। आप वहां पर आज ऑर्डर करें, या तो शाम तक आपको मिल जाएगा या कल तक मेरे मिल जाएगा, बट फ्रेश मिलेगा, क्योंकि वो बन के रखा नहीं जा सकता, आप उसको फ्रीजर में फ्रीज नहीं कर सकते। तो फ्रेशनेस एंड ऑथेंटिक फूड। सर यहीं पर एक मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एक तो वो चीज, दूसरा खाने को अब जैसे कोई इंग्रेडिएंट है अगर वो महंगा है तो ऑब्वियसली अगर फूड बिजनेस है, बिजनेस ऑफ फूड है, तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए ऑटोमेटिकली जो एंड कॉस्ट होगी वो महंगी हो जाएगी। लेकिन वो ही डिश देना, ऑथेंटिसिटी को रिप्लेस करना, सब्सटीट्यूट करना, ये कहाँ तक लाजमी है, और इसका मतलब व्हाट आर वी हैविंग टुडे, ये नहीं समझ में आता कि ऑथेंटिसिटी कहाँ है। आज के दिन हमारे देश का जो खाना है या इंडिया में जो खाना बन रहा है, सड़क पे बन रहा है या छोटे रेस्टोरेंट्स में बन रहा है, वहां पर फैट इज बीइंग यूज्ड एक्सेसिवली टू ट्रांसमिट फ्लेवर। अब आप सोचें कि मैंने उस दिन भी कहा, मैंने कहा सुशी में मेयोनीज कौन डालता है? आप ऑमलेट के अंदर मेयोनीज, चीज, पनीर कब डालते हो? ये चीजें आप तब डालते हो जब आप खाने को कैमोफ्लेज करना चाहते हो, उसकी सच्चाई हटाना चाहते हो। आप ऊपर से ऐसी चीज डाल रहे हो जो अंदर जो सामान पड़ा है उसको बिल्कुल एराडिकेट कर दे। जी, ये अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो आंसर। इसका आंसर सिर्फ आपके पास है, खाने वाले के पास है। खाने वाले को डिमांड करना पड़ेगा कि भैया ये नहीं चलेगा, वरना अगर वो आज के दिन डोसे में भी मेयोनीज पड़ रही है, आपने कभी देखा है या सुना है मेयोनीज और चीज डोसे में पड़ रहे हो? क्यों भैया, क्यों आप लोग ये कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसान है। वो एक डंडी खरीदी, उसको डाल दिया। अब आप ये सोचें कि आपको जो बटर कभी कभी स्ट्रीट फूड में मिलता है वो है क्या भाई? आप सोचते हैं वो आमूल की टिक्की दे रहे हैं आप? मैं बोलूंगा, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, वो खाने लायक नहीं। और दुख मुझे इस बात का है कि हम लोग जाके खाते हैं और फिर आके हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, यार नहीं तो लाजवाब है, there's something wrong somewhere। और वो बात नहीं सही। मिलावट इतनी ज्यादा हो गई है कि कभी कभी दुख लगता है कि इस मिलावट का आप करेंगे क्या। बट आई थिंक एजुकेशन, people will understand over a period of time. It's a process, but I think what's happening is unfair, very unfair. It should not be happening. Recently I was going through your investments and all. So how did you develop that business acumen of yours to being an entrepreneur that you are today? Sir, I am very interested in supporting young entrepreneurs. एक तो इंडिविजुअल की पैशन चाहिए, मिलो उनसे बात करो। सो आई एम पार्ट ऑफ अ स्मॉल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हर हफ्ते 1.5 हफ्ते हमारे पास कोई ना कोई ऑफर आ जाती है, उसको स्टडी किया, देखा उसमें क्या दम है, फिर अपना इंटेलेक्ट अप्लाई किया। बट ये ऑनेस्टली आपको बताओ, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो इट्स अ मैटर ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। बट एक इंडिविजुअल को गाइडेंस देने में मजा बहुत आता है, because then you are able to impart your 40-50 years of experience to that individual in the field there। और मैं अनकनेक्टेड फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करता।
So I now try and invest in a field that I can contribute to. मैं individually contribute करता हूँ. Yes, I make a lot of investment, especially for startups and such activities. आपकी जो फैमिली है, upcoming generations like your son and all, are they involved in the family legacy business? So my older son currently manages Cheftain completely, and my younger son is managing a very large school in Lucknow. Okay. Yeah. So as I told you, Lucknow is home, so he manages the school in Lucknow. And breweries business? That is being managed by my younger brother. Okay. What is the role of technology in food and beverage industry, provided that कि खाना तो इंसान ही बनाएगा, तो उस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बेनिफिशियल रोल क्या हो सकता है आने वाले टाइम? बहुत वास्ट क्वेश्चन है. Technology, sir, has converted and made food easier to transport from point A to point B. We are able to preserve food longer. We are able to do processes quicker. We are able to achieve very finite details in temperature, in cooking through technology, because the controls have become very precise. अब वो नहीं है कि अंदाजे से कोई काम हो रहा है. Because मैं believe करता हूँ कि creation of a recipe is an art, but replication of the recipe is a science. So technology is that science. And I believe that technology is very, very helpful in creating good food. Certainly very helpful. And I think as we go along, it is getting more refined, it is getting better merged into the concept. I believe that it will work in helping youngsters cooking better food. They will be able to convert so many things. Very small things like blenders, small things like whippers, small things like heaters, like air fryers. Right. These are all technologies which are to your advantage. We never thought that we would ever cook food in a microwave. Today you're cooking food in a microwave. And I believe a microwave cooks food well. It can make good food. क्या उससे ऑथेंटिसिटी हैम्पर होती है? नहीं, इतनी नहीं होती. अगर आप बिल्कुल ही आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, I'm sure there are differences. But the overall effect doesn't get impaired. It works. It works and it works well. There's a huge gap when जब इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री was at the peak of कि जब नए ब्रांड्स आ रहे थे और ब्रांड्स ने अपने विलास लॉन्च करे, पैलेस होटल्स लॉन्च करे. आज जब जनरेशन टू जनरेशन वर्कफोर्स चेंज होती है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन टोटल एज अ सर्विस इंडस्ट्री आपकी नज़र में कितनी चेंज हुई है? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे अंदाजे में जो इंडस्ट्री में चेंज आया, जो लेगेसी वर्कर्स थे जी, वो हिल गए पर कोविड की वजह से. आज के दिन कोविड के अंदर जो ले ऑफ्स हुए, उसने एक फियर क्रिएट कर दिया इंडस्ट्री में, अनस्टेबिलिटी. हाँ, लोग इतनी आसानी से इंडस्ट्री में अब आने शुरू हो गए, पर इतनी आसानी से इंडस्ट्री में वापस नहीं आ रहे. वो एक फियर आ गया कि साहब एक दिन सुबेरे दरवाजे बंद और आप घर. अब आप सोचिए कि वो लड़की 2 साल उसने क्या किया जब लॉकडाउन हुआ. बट द रिकवरी इन द फूड बेवरेज इंडस्ट्री हैज बीन फिनोमिनल. कोविड के बाद इंडस्ट्री ऐसी दौड़ी है जैसी मेरा ख्याल है पिछले 25-30 साल में नहीं दौड़ी. इट्स डूइंग फिनोमिनली वेल. आज के दिन जो रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, करोड़ 1.25 करोड़ का बिजनेस महीने का कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ है. देयर सीम्स टू बी urge to make the industry grow, because the industry suffered a lot during COVID. So I think encouragement, stability, communication of the management to the employee कि भैया तुम्हारा जॉब सिक्योर है या तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, will help in keeping stability in the industry. But that was not happening today, except in large industries like ITC, Oberoi, Taj. They took the brunt and kept people on their roles. But the smaller people all got completely wiped out.
और वो वाइपिंग आउट लेड टू अ लॉट ऑफ पीपल लीविंग। बीइंग एट द कंज्यूमिंग एंड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो आजकल F&B वर्ल्ड में स्टार्टअप्स होते हैं, आज कोई भी एक रेस्टोरेंट बिजनेस होता है, वो हर व्यक्ति का सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि एक रेस्टोरेंट तो खोले, एक ड्रीम बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग। इसमें जो हमारे जैसे यंगस्टर्स होते हैं, दे फील कि अगर कोई रेसिपी यूट्यूब पे अवेलेबल है तो वो तो वहां से आ जाएगी, पैसा कोई अगर इन्वेस्टर है वो लगा देगा। इज इट फीजिबल कि इन दोनों का अमेलगमेशन से वी कैन डू अ स्टार्टअप? Not at all. The restaurant food business is the toughest business you can be in. The level of or the quantity of failure in the business is so high that in my personal belief मेरे पास statistics नहीं है, but मैं आपको ये कह सकता हूँ कि I think 90% of the restaurants fail. It is only the गिने चुने 4-5% that run. बट क्योंकि वो रन इतना सक्सेसफुली करते हैं कि लोगों को लालच रहती है कि भैया ये हम भी कर सकते हैं, राइट। अब आप अंदाजा ये लगाएं कि एक 1000-2000 स्क्वायर फुट की जगह से अगर आप महीने के करोड़ 1.25 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं तो आप सोचोगे भैया मैं भी कर लेता हूँ, बट नहीं होता भाई साहब। बिकॉज रनिंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ अमैल्गमेशन ऑफ 3 वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। Number 1, very high quality of food. Number 2, very high service standards. And number 3, most importantly, is the manpower. ये 3 factors अगर combine नहीं होंगे तो आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्री ग्लैमरस लगती है बाहर से। It is a very glamorous industry from outside, but it is not that glamorous from the inside. So I personally believe that people should be very cautious in getting into the restaurant business. मैं ये नहीं कह रहा मत करो. If you have the skill set, because it requires very long working hours, it requires an extremely dedicated team of people, and only then it works. Otherwise, you'll fail. इंडिया एक वो कंट्री है जिसमें खाने के साथ अल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम करने का कभी कल्चर, ट्रेडिशन या प्रैक्टिस नहीं रही है। उस पर आपका क्या कहना है, बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द फेवरेट ब्रांड? ऋषभ, उसके अंदर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि these are trends. They have moved from the west to the east. I don't know, maybe in years and years gone by, in India also, some kind of alcohol beverage was served with meals. राजा महाराजाओं के टेबल के ऊपर या बड़े रजवाड़ों की टेबल पे जरूर शराब का सेवन होता होगा खाने के साथ. I'm sure it happened. So I think it's a tradition that has happened from all over the world. कोई एक एरिया नहीं है जहाँ से ये इन्फ्लुएंस आया है. And I'm not averse to it. I think if you like a drink with your food, the most welcome you should have it. And why shouldn't? So, moving next, sir, a bit of your life. आपको जो जानता होगा वो ये भी जानता होगा कि आपकी जो मित्रता है, जो आपकी दोस्ती है, वो हमारे जो हमने बात करी थी दीवान गौतम आनंद सर के साथ, आपकी दोस्ती का राज क्या है, शुरू कब हुई? To be very honest with you, मैं पहली बार गौतम को, दीवान साहब को मैं मिला जब ये F&B मैनेजर थे वॉरियर. ओके. और काफ़ी पुरानी बात है. और मैं वहाँ उनको मिला, वहीं से एक कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. और उसके बाद फिर बीच में छूट गया क्योंकि ये बहुत ट्रैवल करते थे, नए होटल बना रहे थे, कभी कोहिनूर बना रहे, कभी श्रीलंका में बना रहे, कभी कहीं और बना रहे, प्लस ये अपना फबेल का वो चॉकलेट लॉन्च कर रहे. तो दीवान साहब काम बहुत किया उन्होंने आईटीसी का, एंड ही इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर टू द नॉलेज बैंक ऑफ द F&B इंडस्ट्री. आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. ही इज अ गुड फ्रेंड. एंड वो एसोसिएशन अब इतनी पुरानी हो गई कि उसको याद करना ही मुश्किल हो गया कि मैं कहाँ मिला, कैसे मिला और क्यों मिला. बट ग्रेट फेलो. I really enjoy his company and he's an extremely gracious man. What are your favorite brands to go out to dine?
tough question. नहीं प्लीज, इट्स अच्छा three options. So I'm personally very, very fond of food like you get at Bukhara. That's one of my go-to places. I'm very fond, very, very fond of places like Indian Accent. I'm very fond of places like O Pedro, to name a few. But वैसे तो फहरिस्त काफ़ी लंबी है. तो I enjoy these places. But ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दूसरे दिन वहाँ पहुँचा होता हूँ, क्योंकि जब तक सर्कल कंप्लीट होता है, आप कोई नई जगह घूम के देख के वापस आते हो, तो नए फ्लेवर्स आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो. प्लस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऋषभ ये है कि डिमांड बहुत होती है कि आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए. तो कभी कभी इतना दिक्कत हो जाती है कि सब जगह नहीं पहुँच पाते. बट यस, आई लाइक सम ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स एज वेल. एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है सर, कि जब आप कंज्यूमिंग एंड पे होते हैं और जब आपको कोई फीडबैक देना होता है, इफ इन केस दैट द फूड इज नॉट अप्रोप्रिएट टू एन एक्सटेंट, हाउ डू यू कन्वे दैट टू द प्रोवाइडर? सर, ये सवाल आप किसी होटेलियर से पूछ रहे हो कि रॉकी मोहन आपको फीडबैक कैसे देता है. मेरे एक बहुत सिंपल सिस्टम है. एक तो पब्लिकली कभी फीडबैक नहीं देता मैं किसी को बुला के अपना टेबल के ऊपर तो उसको कोई कहानी सुनाना शुरू कर दूं. नहीं, मैं उसको अलग बुला के अपनी बात उन तक पहुंचा देता हूं. नंबर 2, मैं कभी सोशल मीडिया पे अपना रिव्यू कभी पोस्ट नहीं करता लोगों की तरह. मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर मुझे कोई जगह पसंद है तो मैं लिख दूंगा. अगर मैं कहीं खा के और ना लिखूं तो आप ये समझ लेना कि वो जगह ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं. अगले आदमी का करोड़ों रुपया लगा हुआ है भाई. मैं कौन होता हूं वहां पर जाके उसकी जिंदगी पर बात करने के लिए? तो बेहतर यह है कि चुप रहो. और दूसरी बात यह है कि वापस पहुंच जाओ. बाकी लोगों को अपना तजुर्बा लेने दो, आपको शायद वो पसंद आ जाए. तो आप मेरे पे क्यों डिपेंड करोगे कि भाई मेरे क्योंकि इसने बोला है इसलिए वो जगह अच्छी है. एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में, अब तो बंद होने को आ गया, बंद हो गया है. मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि उस जगह का खाना लोग बहुत तारीफ करते थे. तो उसके 2 रेस्टोरेंट्स थे, एक दिल्ली में था, एक गुड़गांव में था. और 4-5 साल में वो रेस्टोरेंट दोनों बंद हो गए. और उन रेस्टोरेंट्स उस खाने की तारीफ मैंने सोशल मीडिया पे इतनी पढ़ी कि मैं सोचता था कि मैंने कहा भैया ये इतनी तारीफ किस बात की, क्योंकि मुझे पर्सनली वो जगह कुछ खास नहीं लगती थी. अब दोनों बंद हो गई. तो मैं उस दिन किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा भैया बड़े तुम ढोल बजाते थे, क्या हुआ यहाँ पर? ये नहीं बात समझ आई क्या हुआ. मैंने कहा इसका मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको समझ नहीं थी खाने के बारे में या उस बनाने वाले को समझ. आपने पकड़ लिया उसको. You got hold of it. जी. तो तो रिव्यू में या किसी शेफ को बताना, एक तो उसके मुंह पे बताइए, पर उसको अकेले में बताइए. Nobody likes to be criticized publicly. और जब आप किसी को रिव्यू दें तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें कि भाई मेरे इसमें तुमने चीनी डाली है, वो चीनी अगर गुड़ होती तो ये बेहतर हो जाता. अब आपने उसको क्या कहा? आपने ये नहीं कहा तुमने चीनी डाली है. अब वो आपसे ये सवाल पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए था. अब उसका आपके पास जवाब नहीं है. अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए मत. आप ड्राइवर कहते गाड़ी ठीक से चलाओ, भैया तुम्हें खुद चलानी आती? तो अगर आप खुद चला के दिखा सकते हो then say something, otherwise forget it. If you can't be better than the person who's cooking it, then don't touch it. आप ये कैसे मुझे पसंद नहीं आया? आप पसंद ही तो आपकी चॉइस है. आप दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, आप 100 कपड़े को हाथ लगाते हैं, पसंद नहीं आया, आपको एकदम एक पसंद आ जाता है, आप उठा के उसको खरीद के घर ले आते हैं. बाकी तो आपने खराब नहीं कहा, पर आपको पसंद नहीं आया. पसंद ना पसंद इसीलिए तो चॉइस होती है.
तो सर इस कॉन्वर्सेशन को एक ऐसे मोड़ पर लेके आते हैं जहां मेरी और काफी लोगों की एक एक्साइटमेंट है कि एक तो ये जो आपका नाम है इसका ट्रांजिशन कैसे हुआ। मुझे ये लगता है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे फादर ने, नाम तो वैसे मेरा राकेश है जी। बट कुछ इत्तेफाक ऐसे हुआ है कि डैड स्टार्टेड कॉलिंग मी रॉकी। अब वो क्यों उन्होंने बुलाया मुझे नहीं पता, और वो ऐसा चिपका कि मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, उनका नाम भी राकेश है, वो भी मेरे साथ स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो उनको लोग राकेश बुलाते थे। तो जब राकेश बोलते थे तो मैं तो घूमता नहीं था देखने के लिए, और जब रॉकी बुलाते थे तो वो नहीं घूमता था। तो कुछ ऐसा ही इत्तेफाक हुआ कि वो नाम चिपक गया। तो मैं बचपन से जानता हूँ कि मेरा और कोई नाम नहीं था, मुझे राकेश आज तक कभी किसी ने बुलाया नहीं। ट्रांजिशन मुझे नहीं पता। माई फादर कॉल्ड मी रॉकी। अगर मेरी मदर होती तो शायद वो आपको बता सकती, बट आई डू नॉट। बट इट्स अनयूजुअल, पीपल फाइंड द नेम टू बी अनयूजुअल, कि भाई एक इंग्लिश नेम अटैच टू एन इंडियन नेम। और मिलने की उत्सुकता भी उसी से आती है। मैं आपको सही बताऊं, मिलने की जो एक इंक्लिनेशन है ना यार, रिसर्च करके देखता है कौन, एंड व्हेन यू आर देयर, और आपका जो एक हेयर स्टाइल है, जो पर्सोना है, एंड अगर कैमरा सारे किसी एक रूम है और उस रूम में अगर जितने भी लोग हैं और वो लोग जो दिग्गज है उसमें अगर आपकी एंट्री होती है तो सारे कैमरे एंड फोकस अपॉन यू, द वे यू कैरी योरसेल्फ, जो आपका एक ऑरा है जो आपने मेंटेन करा हुआ है, दैट इज आई बिलीव कि यू नो इनहेरिटेड। सर ये आपकी ज़रा नवाजी है, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल गए, बट मैं ऑनेस्टली कोई और नहीं, कुछ नहीं, आई एम जस्ट माई सेल्फ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करता, मैं जो हूँ वो ही हूँ। बट आपको तो ये बात माननी पड़ेगी सर कि जो आपका लहजा है बात करने का, द लैंग्वेजेस जो आप इतनी नॉलेज रखते हैं, चाहे वो पंजाबी हो जहाँ से आपका जो एक मूल है, हिंदी हो जो राष्ट्रभाषा है, या फिर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो एक सिस्टम है जो इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज जब आप उसको कितनी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं और अपनी जो फीलिंग्स है या अपना जो एक रिव्यू है वो जब आप देते हैं तो लोग इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि आप उनकी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। अब ये देखिए, कुछ पैशन के साथ बोलने की एक आदत है, और मैं जानता ये हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों से सीखी, हिंदुस्तानी लखनऊ में सीखी, पंजाबी अमृतसर में सीखी। आई डू फाइंड कि हिंदी मेरे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं हिंदी के जिनका मुझे कोई इल्म ही नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि आज की हिंदी बहुत ही भारी भरकम हिंदी है। तो मैं हिंदुस्तानी का सहारा लेता हूँ, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू। और क्योंकि लखनऊ से हूँ, मुझे उर्दू में कंफर्ट बहुत है जी। आई फाइंड उर्दू टू बी अ वेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज। मैं जब लखनऊ में लैंड ही करता हूँ तो मेरा लहजा, मेरा बोलने का तरीका सब ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है, और मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उर्दू शायरी बहुत पसंद है मुझे, जो टोटल तहजीब है उस लैंग्वेज की वो बहुत पसंद है, बहुत तहजीब वाली लैंग्वेज। आप आज भी खाना कुक करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तो मैं आपके इंतजार में बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सच अ प्लेजर। तो इस कॉन्वर्सेशन के लिए आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। और एक यहीं पर एक जो मैसेज है यंग होटेलियर्स के लिए जो आगे अपना करियर बनाएंगे, इंडस्ट्री को जो आगे नई हाइट्स तक लेके जाएंगे, कोई मैसेज आप उनको देना चाहे, कहाँ उन्हें फोकस करना चाहिए? फॉर यंगस्टर्स मेरा उनसे एक ही नसीहत है, वो ये है कि फोकस रहिए। बहुत डिवाइडेड एरिया है F&B का, इसमें सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें फ्रंट ऑफिस है, इसमें शेफ है, इसमें
वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हैं। किसी एक स्पेशलिटी को लीजिए और उसमें एक डॉक्टर की तरह स्पेशलाइजेशन करिए। मैं ये बिलीव करता हूं वो स्पेशलाइजेशन आपके करियर को बहुत आगे ले जाएगी, बिकॉज उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हर फन मौला होना मेरे अंदाजे में कोई ऐसी नियामत नहीं है कि आपको कोई फल दे जाएगी। तो स्पेशलाइजेशन, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। We are very grateful to steal some of your time from your schedule and the conversation that we have had today. I think that is an eye opener for people like us, those who will vouch for being in the industry. And thank you very much, sir, for doing this. Thank you, Rishabh. Thank you for coming home. It's such a pleasure to have you here. And thank you, Mr. Cameraman.